वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू स्टडी सरल वे में। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि एनटीपीसी लेवल 2 में जितने मैथ की प्रॉब्लम आए तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी वालों के लिए जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों चलो तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, चलो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन आ गया। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% छूट देकर 123 में बेचता है। पहले से रिमूव करो। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% छूट पर देकर इतने में बेचता है। तो अंकित मूल्य पर दे रहा है तो कोई एमपी होगी, उस पर 18% छूट दे रहा है। 18% छूट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। 18% छूट देंगे तो कितने की अमाउंट हो जाएगी हमारी, हो जाएगी 82 की, 82% के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, 82 की परसेंट के बराबर होगी 123। तो हमारा एमपी निकल जाएगा। अगर इस चीज़ को मैं उधर लेके जाऊँ तो ये 00 इधर आ जाएगा और 82 इधर आ जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों, इसे काट दो यहाँ पे। ठीक है, तो एमपी आ गया हमारा इतना। यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचता, अगर उसे अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक है, 25% का लाभ होता तो कोई सीपी रही होगी ना, पहले सीपी रही होगी। अब सीपी का 25% लाभ हो रहा है तो लाभ कितना हो रहा है 25%। तो 25% से सीपी को बढ़ा दो तभी तो एसपी आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है एमपी पे ही बेचा। अब ये एमपी सीपी एसपी बन गई, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बन गई। तो ये सीपी 125 के बराबर बढ़ाएंगे तो ये हमारी इसके बराबर आएगी दोस्तों। ठीक है, बस इस चीज़ को क्या करो, पहले तो 25 से काट दो। 25 पंजे 125, 25 चौके 100। अब इन दोनों चीज़ों को उधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे, 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, ये दोनों जो चीज़ हैं ये हमने उधर लेके चले गए, उधर और ये इधर नीचे। ठीक है, तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा दोस्तों, बस इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। कैसे कटेंगे, इसे 2 से काटेंगे, इसे 4 और 1 41 आ गया। इसे 5 से कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 छक्के 30, 0। ठीक है, ये हो गया, 5 से भी कट गया। 1 मिनट। तो दोस्तों देखो, यहाँ तक कट गया। उसके बाद हम इसे 6 से काटेंगे। 6 कम 6, 6 चौके 24, ये 6 से कट जाएगा तो ऊपर ये 6 बचेगा और ये 0। ठीक है, ये 60 बच गया ऊपर। तो अब सारा कुछ कट गया है। अब 60 बचा है, ऊपर बचा है 2। 60 मल्टीपल 2 कितना हो गया 120। तो सीपी कितनी थी हमारे दोस्तों 120, 120 आएगा आंसर। ठीक है इसका। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रम से 18 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई है। एक्स किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहा है और ये कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। जेड जो है वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क। तो एलसीएम कितना जाएगा इनका, इसका एलसीएम जाएगा 90। तो 18 पंजे 90, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, एक दिन का काम हो गया तो ये 3 हो गया। देखो दोस्तों, फिर उसके बाद क्या हुआ, वाई जो है और अभी एक लाइन बोल रहे हैं, जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड जो है वाई से, वाई एक दिन में कितना बना रहा है, 3 बना रहा है। तो जेड की बात कर रहा है, जेड कितना है, वाई से एक 50% अधिक कार्यकुशल है। अगर ये 3 बनाता है, कौन, वाई, तो जेड कितना बनाएगा, इसका 150% अधिक बनाएगा। ठीक है, तो 50 से काटेंगे तो 50 3 150, 50 दूनी 200। तो एक दिन में कितना बना रहा है, 3 के 9 2, यानी कि ये बना रहा है इतना। ठीक है, और ये बना रहा है इतना यूनिट। ठीक है, यूनिट बोल लो चाहे चेयर बोल लो, ऐसे ही बोलो। ठीक है, तो वाई, जेड जो है वाई से फिर अधिक कार्यकुशल रहता है, यानी कि जेड एक दिन में 9/2 यूनिट का काम कर रहा है और वाई 3 यूनिट का और एक्स 5 यूनिट का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जेड और वाई कार्य को शुरू करते हैं। जेड और वाई कार्य को शुरू करते हैं। तो देखो, जेड और वाई काम को शुरू करते हैं। एक दिन में ये 3 बना रहा है और ये एक दिन में 9/2 बना रहा है। तो एक दिन में दोनों कितना बनाएंगे, तो 3, इन दोनों को प्लस कर देंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जब प्लस करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 9 6 15 हो जाएगा, यानी कि 15/2। इसको मैंने प्लस किया है दोस्तों। ठीक है, तो 6 दूनी 9 6 15/2, यानी कि एक दिन में इतने 15/2 यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन दोनों 4 दिन के बाद कार्य को छोड़ देते हैं। एक्स, जेड और वाई कार्य को शुरू करते हैं 4 दिनों तक। ठीक है, तो एक दिन में 15/2 बना रहे हैं तो 4 दिन तक कितना रहेंगे, 15/2 मल्टीपल 4 करेंगे तो 2, यानी कि 30। टोटल काम था 90 यूनिट, 30 यूनिट उन्होंने 4 दिन में बना दी, बचा कितना, 60 यूनिट। ठीक है, ये दिमाग में रखना। आगे आगे
एक्स और पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में पूरा कर देता है। एक्स पी की सहायता, एक बंदा और आ गया पी, उसकी सहायता से 4 दिन में पूरा कंप्लीट कर देता है। तो पी की जो एफिशिएंसी थी, एक दिन में 5 चेयर बनाता था। मान लीजिए पी की जो एफिशिएंसी थी, एक दिन में 5 चेयर बनाता था। पी की एफिशिएंसी नहीं पता हमें, तो पी की एफिशिएंसी मान लो कोई एक दिन में टी बनाता था, टी बनाता था पी, ठीक है। तो एक दिन में टी बनाता था और ये एक दिन में 5 बनाता था। तो एक एक दिन में दोनों अगर 7 काम करके कर रहे हैं, तो एक दिन में इतना बनाएंगे, तो 4 दिन में पूरा कितना काम कर देंगे ये पूरा। जो बचा हुआ काम कितना है, 30 तो उन दोनों ने बना दी, किसने, वाई और जेड ने। और जो बचा है वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा एक्स और टी। तो बस दोस्तों अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो, टी का आ जाएगा एक दिन का काम। तो सॉल्व करेंगे तो 15 से कट गया ये, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 15 और ये 5 इधर चला जाएगा। तो टी एक दिन में कितना बना है, 10 यूनिट का काम कर रहा है। टी जो है एक दिन में 10 यूनिट का काम कर रहा है। अगर अकेला इस पूरे काम में अकेला होता, टी एक दिन में 10 यूनिट का काम कर रहा है, तो टोटल उसके 90 यूनिट बनानी है, तो कितने दिन लगाता, 10 दिन। 90/10, नहीं सॉरी, 10 दिन नहीं, 9 दिन लगाता ना, क्योंकि एक दिन में 10 यूनिट बना रहा है और 90 यूनिट बनानी है, तो 9 दिन लगाता। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 9 दिन, ही हमारा आंसर है। आशा होगी दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कमान याद करें, ये सिंप्लीफिकेशंस है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, इसे बोर्ड मास के तरीके से सोल्व करते हैं। बोर्डा मास, ठीक है। ये ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवीजन होता है, मल्टीपल होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, यानी घटा। तो इसके तरीके से देखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का कौन सा है, ब्रैकेट में सबसे पहले ये है, तो इसको पहले सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, माइनस में 5 आ गया। माइनस में 5 में से 6 का घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 आ गई। और ये ऑफ का मल्टीपल होता है, बाहर 3 है ही, तो 3 हो गया। क्योंकि डिवीज़न और ऑफ में से सबसे पहले ऑफ को सोल्व करते हैं, तो 3 1 हो गया। और इसके बाद ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा, ये तो पूरा 3 आ जाएगा। और ये 12 है, डिवाइडेड में 12 था ना ये, ठीक है। तो ये 3 हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यानी कि पूरा 4 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 4 हो गया। और ये 35 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 39 आ जाएगा। और 39 माइनस का होगा, और ये 49 में से घटा देंगे। 49 में से 39 घटाएंगे तो 0, यानी 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि आंकड़े इतने में से प्रेक्षण 70 को निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितना वृद्धि होगी। माध्यिका निकालने दोस्तों, कोई भी सीरीज देती है माध्यिका निकालते हैं, पहले उस संख्याओं को घटते या बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये बढ़ते क्रम में है ही पहले से, ठीक है। तो उसकी माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी, तो पीछे वाली जो माध्यिका पता होगी, जब भी तो हम नई माध्यिका निकाल के कंपेरिजन करेंगे। तो पहले पीछे वाली माध्यिका निकालेंगे। पीछे वाली माध्यिका का मतलब है जो आंकड़े दे रखे हैं उनकी माध्यिका क्या होगी। देखो 3 यहाँ से हटा दो, 3 पीछे से हटा दो, बीच में बचा 2, यानी कि 72 प्लस में 74, 2 बचा है बीच में, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 6 हो गया, 7 7 14 हो गया, 2 से करेंगे 7 3। तो तो अभी जो माध्यिका है 73 आ रही है। लेकिन अगर 70 को निकाल देंगे, अगर हम मान लो इसमें से इसको भूल जाते हैं यहाँ से, ठीक है, 70 को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो अब क्या बचा, देखो 3 इधर से बचा, 3 इधर से, तो 74 आ गया। देखो 3 इधर से छोड़ेंगे तो कितनी आ गई, 74 आ जाएगा। अब कितनी माध्यिका आ जाएगी, 74। पहले कितनी माध्यिका थी, 73, अब है 74। कितना की वृद्धि हुई है, एक की हुई है ना। तो एक पे लगाओ, आगे बढ़े। आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक नाव को धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मान लो नाव की जो चाल है वो है x किलोमीटर/आवर, ठीक है। और जो धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर/आवर, ठीक है। जब धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाती है, जब धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाती है, तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है नाव की और धारा की, तो इतना समय लगता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। और धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर आने जाने पर, धारा की जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, नाव और धारा के बीच के जो चाल होते घट जाता है, तो x माइनस में y हो जाता है। तो ये समय है और ये वाला भी समय है, तो ये दोनों समय इक्वल है, इसमें गिवन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर समय लगता है। तो इसे समीकरण 1 हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, नाव धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने और वहाँ से धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में आने में कुल 6 घंटे का समय लेती है। धारा की दिशा में इतने मीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। बड़ा घुमा फिरा दिया इसमें, चलो कोई नहीं। नाव धारा की दिशा में 14 किलोमीटर जाने और वहाँ से, अब देखो क्या कर रहा है ये नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि 14
विपरीत दिशा में जा रही है, नाव जो है विपरीत दिशा में जा रही है। विपरीत दिशा में जब जाती है दोस्तों तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि दोनों की चालें घट जाती हैं नाव की और इस धारा की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ से धारा की दिशा से वापस आने, मतलब इसी 14 को जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो ये तो समय हो गया, ठीक है। फिर ये 14 बट्टे में, अब ये जो वापस आएगी, जब विरुद्ध जा रही तो वापस आएगी, तो समान दिशा में धारा की दिशा में ही होगी, तो यहाँ पे x प्लस में y इनकी चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें कुल समय कितना ले रहा है ये, सही में दे रखा मैं इसे, बट्टे में गलत, 6×18, ये इतना समय ले रहा है ना, इतने घंटे का समय ले रहा है, तो 6×18, 18 बट्टे में 18 और 2 20 बट्टे में 3 घंटे का समय ले रहा है, जो का समय करना में 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करें, धारा की दिशा में 16 से ही जाने में हमें पहले तो x और y की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो इस पे ध्यान दो दोस्तों, इस वाले पे इसको सॉल्व करेंगे हम। विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने, विपरीत दिशा में, ठीक है, ठीक सही है। अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो तो ये वाला जो है ना, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, 7 मल्टीपल में 2 बटे में x प्लस में y लिख सकते हैं ना, इस वाले रकम को। तो दोस्तों इस वाले को, इस वाले की वैल्यू इसमें नहीं लगा सकते हम, सॉरी इसको, ये 7 है, ये 7 की वैल्यू इसमें लगाएंगे, ठीक है। ये वाली कहने का मतलब इसको 7 मल्टीपल 2 लग लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, यानी कि 3 और x माइनस वाई लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं ना। और ये 2 बचा ही था तो मल्टीपल में 2, ठीक है। और ये एज इट इज़ होगा, मैंने मतलब इस चीज़ की जगह मैंने ये लिख सकता हूँ अब, क्योंकि उसके बराबर है, ठीक है। अब ये 14 और x माइनस वाई, अब देखो दोस्तों ये दोनों चीज़ें सेम है, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये दोनों 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, ठीक है। अभी इसको आप भूल जाओ अब, क्योंकि मैंने इसको सब एडजस्टमेंट कर दी इधर, ठीक है। अब अगर अच्छे ध्यान से देखोगे ना समझ आएगा आपको, ठीक है। तो ये देखो दोनों सेम है, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, और प्लस का, और ये इन दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 6 और 14 कितना होगा, 20 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, ये अभी वहीं पे है, ये वाला बराबर के बाहर ही है, इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा हमारा आएगा 20 बटे में x माइनस वाई, ठीक है, ये आ जाएगा इसको सोल्व करने में। 3 दूनी 6 और 14 6 20 होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है 20/3 है, मतलब इसकी जो वैल्यू मैंने समीकरण नंबर 2 में पुट कर दी, ठीक है। तो 20 से 20 काट देंगे, 20 से 20 काट देंगे और क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लेना, इसे मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, 3 आ गई थी, ठीक है। और एक हमारी जो वैल्यू थी दूसरी, एक मिनट देखो दोस्तों, ये तो x माइनस वाई तो हमने सोल्व किया, तो ये आ गया। तो लोग पहला इक्वेशन हमारा ये था जो पहली वाली स्लाइड में था, ठीक है दोस्तों। x माइनस वाई की वैल्यू 3 आ गई, तो x वाई इसकी जगह 3 रखेंगे आप, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगी वैल्यू इसकी, और इधर आएगी। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, ये 7 को ऊपर क्रॉस मल्टीपल गुणा कर देंगे, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 7। तो देखो दोस्तों एक्स वाई की वैल्यू 7 आ गई, ये इसकी वैल्यू 3 आ गई, तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू। तो इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, हम सॉल्व करेंगे। अगर दोनों को हम प्लस करते हैं तो 2x, और ये वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना जाएगा, 10 आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई, 5। तो इन दोनों, ये 5 हो गई, तो अब इन दोनों में से किसी में भी रख दो, इन दोनों इक्वेशनों में से किसी में भी रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो आप, ठीक है। तो हमारा y की वैल्यू आ जाएगी, मान के चलिए हम इसमें रखते हैं, तो 7 को x की वैल्यू जब 5 आ गई, तो हम इसको इसमें रख लेते हैं, किसी में भी रख दो आ जाएगा, इसमें रखते हैं x प्लस वाई, तो 5 हो गया, y इधर चला जाएगा माइनस का इधर, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछा है, मतलब हमें नाव की स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ना ये धारा क्या आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अभी कह रहा है कि की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में जाना है इसको। विपरीत दिशा में जाता है चालें क्या होती हैं, घट जाती है, तो 5 में से 2 गिराएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। अब ये चाल कितनी है, दूरी कितनी है, इतनी, और चाल कितनी हमारी, 3 आ गई, बस इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 3 पंजे 15 और 3 छः 18, तो इतना हमें लग जाएगा घंटा, हावर्स, ठीक है दोस्तों। ये आंसर कैलकुलेटिव था लेकिन ठीक है, अच्छा है। अगला क्वेश्चन, समीकरण इतने और इतने के ग्राफ अल्फ़ा बीटा पर प्रतिष्ठित करते हैं।
दो इक्वेशन जब प्रतिच्छेद करते हैं दोनों की एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की फिर सेम होती है। तो हमें बस इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम पहले इस पूरे को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। अगर बेसिक आता होगा तो आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो 3x माइनस में 2y माइनस में बराबर में 11, इसको मैं बराबर को इधर ले जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद 3 से मल्टीपल करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस में 3y हो जाएगा और ये 7 तरीके 21 हो जाएगा। ठीक है, अगर घटाएंगे तो कट जाएगा, ये घटाएंगे तो माइनस में 5y हो जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस में 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू जब 2 आ गई तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू रख दो इसमें, y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। कैसे हमने किया, इसमें हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया दूसरे वाले में। ठीक है, x वैल्यू y, तो क्या बोल रहा है, x और y की वैल्यू आ गई, बस इसमें पुट कर दो। x y क्या है, ये अल्फ़ा बीटा क्या है, पहला x होता है दूसरा y होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह x और बीटा की जगह y, तो x की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 2 आई है, तो यानी कि 6 हो गया, और बीटा की जगह 5 है, तो कितना हो गया हमारा, 5×25 हो गया, 5×25, 3 दूनी 6 25, तो कितना जाएगा हमारा 31 आंसर। 1 मिनट गलता रह गया दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे गलत हो गया। देखो एक एक्स की वैल्यू 5 है ना, और अल्फ़ा है एक्स है, तो 5 ही 15 ही होगा ना, और इसकी वैल्यू 2 है, तो प्लस में कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा हमारा, 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 25, ये आंसर होगा। हमने इनकी वैल्यू आपस में चेंज कर दी थी, ये है, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। पता नहीं क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, फिर भी मैं दोबारा बता, अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो स्किप कर देना, अदरवाइज में इसको दोबारा देख लेते हैं। जब दो इक्वेशन अगर प्रतिच्छेद करते हैं, उनकी एक्स और वाई की वैल्यू सेम होती है, तो बस हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। हम इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर देंगे, इन दोनों इक्वेशनों को तो सोल्व करेंगे तो उनको 3 से मल्टीपल कर देंगे, 3x माइनस में 2y, 3x माइनस में 2y, ये माइनस के 11 कर देंगे उधर, और ये 3x प्लस में 3y इक्वल टू 21। तो इसको दोस्तों हम सोल्व करेंगे तो हम घटा देंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे समीकरण को, तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5y, और ये हो जाएगा हमारा माइनस में 10, माइनस से माइनस आ गया तो y की वैल्यू आ गई 2, यानी कि बीटा की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अब इस दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये 15 हो जाएगा, प्लस में 10 यानी कि 25। ठीक है, मार्क करो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, एक संख्या का, मान लो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। एक संख्या का 12.5% साढ़े बारह प्रतिशत की जो वैल्यू है, हमने एक इसके नीचे एक जीरो लगा देता हूँ। ठीक है, उसी हिसाब से 37.5 यानी 375, और नीचे इसका भी दशमलव हटा के कर दे रहा हूँ। ठीक है, जीरो जीरो कट गया, x y को इधर ले जाता हूँ तो 125, इसको सॉल्व करोगे 375 और 125 को, तो 25 पंजे नहीं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, मतलब काटोगे तो 3 ही आ जाएगा इसको, 125 ये इतना होता है, ये मुझे पता है, सोल्व कर लेना, आ जाएगा। अगला, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से घटाई जाए, पहली संख्या यानी x थी, x में से y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 28, 14 28 आ जाएगा दोस्तों, 14 28 आ जाएगा। तो देखो, तो कहने का मतलब ये है कि देखो x और y का जो अनुपात हमें पता है 3:1 है। ठीक है, अब 3:1 और इन दोनों का डिफरेंस रखा है इतना, तो देखो 3 और 1 में से यानी कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1428 है, घटा के ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 7 1 4, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं को योगफल ज्ञात करना है। देखो एक यूनिट की वैल्यू 7 है, और पहली एक्स की जो यूनिट 3 है और इसकी 4 है, तो टोटल दोनों की यूनिट के 4 हो गई, तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 से मल्टीपल कर दो, 4 7 4 चौके 16 का 86 लगाई, 4 और 1 5 और 7 चौके 28, 28 56 लगाओ और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों पॉज करके खुद प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन को, अगर नहीं आए तब देखना सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, 3 मित्र ए बी सी इतने की राशि आपस में इस तरह विभाजित करते हैं कि यदि ए बी सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रम से 50 100 और 75 निकाल दिया जाए तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्सों का अनुपात इतना होगा। आरंभ में सी को प्राप्त कितनी राशियाँ थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है एग्जामिनर ने। तो इसको दो, टोटल अमाउंट जो भी पहले अमाउंट मिलती है ना उसको निकालने के बाद का अनुपात ही रखा है, ये चीज़ समझना। तो टोटल अमाउंट कितनी है, 55 25 है, और शुरू में इन्हें कितना मिल रहा है, तो इस टोटल में से तो कम हो ही जाएगी ना जब शुरू में जो चीज़ मिल रही है, और मिलने के बाद का वो है रेशियो है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100 75
25 200 225 यानी कि 225 घटा देंगे इसमें से 003 और ये इतना, ठीक है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि शुरू में उनके पास 5,525 रुपये थे, ठीक है। और उसके बाद एक एक हिस्से में बांटने के बाद ना उन एक को ए को मिले 50, बी को मिले 100 और सी को मिले 75। इसको घटाने के बाद का रेशियो दे रखा है 11:18:24। तो टोटल अमाउंट जो ये रेशियो का अमाउंट होगा ये इसके बराबर होगा ना, टोटल का अमाउंट, समझ रहे हैं आप। तो इनको टोटल को योग करेंगे तो 53 आएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 100, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पूछे तो इसको वैल्यू पता, लेकिन पूछा सिर्फ सी का, तो सी तीसरे नंबर पे, तो इसका निकालेंगे 24। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2400, ठीक है। और आरंभ में पूछा है, पहले में से सी में से 75 रुपये घटा दिए गए तो 75 और जोड़ देंगे। तो उसको आरंभ में कितने मिले थे 2475 रुपये मिले थे सी को। ये आसान क्वेश्चन है बट समझने का खेल है इसमें, ठीक है। 24 75 लगाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि 11 अंकों की संख्या जहाँ 72 से विभाजित है तो का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये करेंगे क्वेश्चन। 11 अंकों की 72 से, 72 को हम कैसे लिख सकते हैं 9×8 = 72, ठीक है। बस ये डिविजिबिलिटी रूल से है। अब देखो 8 की विभाजित करने में क्या होता है, जब संख्या के पीछे के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हैं तो संख्या 8 से डिवाइड, यानी कि 5 के 6 8 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। और 9 से विभाजित का नियम क्या है, जो संख्या के अंकों का सभी योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अगर इसको हम सोल्व देखते हैं, अगर इसका जमा करते हैं, इन सबको जमा कर दो तो कितना होगा 8 8 16, 16 और 5 21, 8 16 16 और 5 21, एक मिनट, हाँ इसको जोड़ करेंगे 8 8 16, 16 और 5 21 हो गया, 21 और 5 26, 26 4 30, 30 8 38, 38 और 5 43, 43 और 6 49, 49। इन सबको प्लस कर रहा हूँ, प्लस में पी, इन सबको मैं प्लस कर रहा हूँ पी प्लस में के, डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय हमारा 9 से कर रहे हैं, 9 का विभाजित करने में ये, ठीक है दोस्तों। तो इस इन दोनों चीज़ों से हम पी और के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल रखने के लिए देखो दोस्तों, के और पी की वैल्यू 2 डिजिट में तो नहीं होगी, ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए इतना, ठीक है। तो हमें एक या एक डिजिट में होगी, तो के की वैल्यू पुट करते हैं हम। के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 लगेगा, पूरा पूरा भाग हो जाना चाहिए, कहने का मतलब ये, क्योंकि इसमें बोला गया 11 अंकों से विभाजित है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो के रखेंगे तो 516 हो गया, 516 के 8 1 से जा रहा है तो नहीं जा रहा, 2 रखेंगे तो नहीं जा रहा, 3 रखेंगे तो 8 6 48, 48 और 5 8 7 56, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो 3 पे ये वैल्यू फुट फीट वर, तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई, यहाँ पे 3 रख दो। और ये 9 6 9 5 45, 45 हटाओ तो 45 में से 39 में 45 तो 4 आ जाएगा, ये 4 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि वो हो जाएगा यहाँ पे 7, यानी 2 रखेंगे तो हम 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। बस इसकी वैल्यू वहाँ पुट कर दो, के की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे रख दो, 3 के 9 हो जाएगा। और ये हो गया 4, 3 की वैल्यू हो गई 3 के 9 और ये 2 हो गया 2 दूनी के 4, ये 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना जाएगा 9 10 11 12 13 हो जाएगा ना, 9 4 13, 9 4 कितना जाएगा हमारा 13, 13 पे लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है दोस्तों। आशा हो आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, नहीं तो वीडियो लंबी बनेगी, फास्ट करते हैं थोड़ा सा। यदि 7 अंकों की संख्या 11 से विभाजित है तो एक्स वाई का मान क्या होगा। देखो 7 अंकों की संख्या 11 से विभाजित है, पहले तो इसको सेपरेटली लिख लो, 0 4, ये x है, 5 है, ये y है, ये 3 है। इसका 11 विभाजित करने में तो पता है अल्टरनेट नंबरों का योग करके घटाएंगे। अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित है, अदरवाइज नहीं है। इसको करेंगे योग, इसका करेंगे तो देखो 5 5 10 यानी कि 13 हो गया, ये सॉरी 13 और 4 17 हो गया ना, ये 4 तो छोड़ दिया। इन सब का हमने सम किया तो 17 आ गया। अब इसमें से हम x प्लस में y का घटा देंगे तो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखने की जरूरत है 17 रखेंगे, सिंपल। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 17 ही तो है। अगला, यदि इतना, इसका मान क्या होगा, इसको दोस्तों करेंगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो इसको ये वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, देखा जाए ना, ये सेम टू सेम है, ये चीज़ें है ना सेम टू सेम, बस इसे 0 का दशमलव का इधर गया है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे 46, ये दशमलव हटाने के लिए मैं 2 0 लगा सकता हूँ क्योंकि पीछे 2 0 2 रकम है, इसलिए मल्टीपल में 137
75, एक जीरो है, एक जीरो लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव हटाएंगे, ठीक है। इसको करेंगे तो ये क्या है 63, 25, दो जीरो लगा देंगे नीचे, ठीक है दोस्तों। बस इसी में एडजस्टमेंट करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ एक जीरो लगाऊँ तो एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा इक्वेशन पे? नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर एक दशमलव यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ दशमलव चाहिए तो दो जीरो लगाने पड़ेंगे। समझ रहे हो दोस्तों, ये चीज़ समझो। अगर मैं यहाँ पे, मैं इसमें से भी ले सकता हूँ लेकिन समझ नहीं आएगा आपको, यहाँ बताता हूँ। अगर ऊपर नीचे 100 से मल्टीपल कर दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा? बताओ आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीपल करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो 100 से ये काट सकता हूँ, कट गया। और ये 3 जीरो है तो क्या मैं यहाँ पे एक दशमलव लगा सकता हूँ? इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे ये 3 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, एक जीरो बच गया ना, ये इसको यहाँ पे रहने दो, मैं बताता हूँ। ये 3 जीरो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, 1.375 आ जाएगा यहाँ पे। इस 3 जीरो को सब मतलब इन चीज़ों को मैंने सोल्व कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब ये 460 है और मल्टीपल है और नीचे 10 भी है इसके, ठीक है। और उधर क्या है, उधर देखो 63, 25/100 है ना। तो देखो ये बराबर में है तो इससे एक जीरो काट सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसी की तो वैल्यू पूछा था, देखो इसी की वैल्यू पूछा था, ये तो उधर चला गया ना। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? इसकी वैल्यू अगर इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 63.25, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार ये कौन सा आ गया, तो रीजनिंग का, चलो कोई नहीं। एक दिन रेखा पूर्व इधर होता है, पूर्व की ओर खड़ी है वो, कौन रेखा? इसका राइट नीचे होगा और लेफ्ट ऊपर होगा। फिर 90 डिग्री के दाएं और मुड़ती है, 90 डिग्री दाएं मतलब नीचे घूमेगी। अब राइट इधर होगा, इसका इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा, ठीक है। और फिर वर्मावत दिशा में 45 डिग्री मुँह करके खड़ती है। वर्मा मतलब लेफ्ट होता है, लेफ्ट ही होता है हाँ। तो राइट इसका ये है और लेफ्ट इसका क्या है, इधर है अभी, ठीक है। तो इधर घूमती है 45, यानी कि 90 के बीच में 45 होता है, यानी कि यहाँ पे अभी वो, ठीक है। तो फिर वह दक्षिणावर्त यानी कि राइट साइड में फिर घूमती है, कितना 90 डिग्री। अब 90 डिग्री राइट इतना ही होगा ना 90 डिग्री, तो उसका ठीक है यहाँ पे, अब ये यहाँ पे तो उसका मुख किधर है, तो नीचे दक्षिण होता है और उधर पश्चिम होता है, तो दक्षिण और पश्चिम लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग आता है तो ले लिया होगा खामा ऐसे, चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैशाली 50 किलोमीटर की 1 किलोमीटर की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौटती है, ठीक है। एक कोई डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस डी है दोनों केसेस में। अगर ये 50 की स्पीड से चलती है तो इतना समय लगता है, इतना टाइम लगता है, और ये 10 की स्पीड से चलती है तो उसको इतना समय लगता है। तो ये दोनों जो समय है ना, उसको लगते हैं टोटल समय में कितने लगते हैं, 24 घंटे, और ये 2 घंटे और 24 मिनट लगते हैं। तो घंटे में है तो ये 24 मिनट का घंटे बना लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये 24/60, ठीक है। यहाँ प्लस होता है तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ठीक है। अब तो 16 होगा नहीं तो 5 दूनी 10, 2 12/5 घंटे। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे हम तो 50 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो ये डी हो जाएगा। और ये करेंगे तो हम कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5D, ठीक है। अब ये 5 से 5 कैंसिल कर दो और ये जीरो उधर चला जाएगा, तो 6D = कितना आ जाएगा 120। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, डी जो डिस्टेंस है उनके बीच का दूरी कितनी है, 20 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 20, ठीक है। तो 20 पे लगाओ, आगे बढ़ो। लेकिन ये कह रहा है कि पूरी कुल दूरी कितने, एक बार गया था और एक बार आया भी था, तो 120 इधर का और किया, 120 इधर किया, तो कितना हो गया, अरे 120 नहीं था, 20 था, सॉरी। 20 इधर का और किया, 20 उधर किया, तो 40, ठीक है। 40 पे लगाओ, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, ब्याज गणना तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए 32,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तिमाही पर करना है 6 महीने में, तो देखो 6 महीने में 3-3 महीने के कितने सेट आएंगे, 2, यानी टाइम अपना 2 आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा इंटरेस्ट जो है 12 महीने का 12%, तो 1 महीने कितना हो जाएगा 1%, 3 महीने का कितना होगा 3%, समझ रहे हो। तो टाइम कितना हो गया हमारा 3, ठीक है। 2 सालों का बता, तो इस पर इफेक्टिव परसेंट लगाएंगे। इफेक्टिव रेट की मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझाया कि कहाँ कहाँ इफेक्टिव रेट लगा सकते हैं। कृपया करके आप उससे ज़रूर देखें, जब आपको ज़्यादा समझ आएगा। भाई 3% हो गया, ये रेट आ गया, टाइम नहीं। तो 3 का कितना जाएगा 3 प्लस में 3 प्लस में 3 के 9/100, ऐसे होता है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 3 6.09%, ठीक है। बस इसी की तो वैल्यू निकालनी थी हमें, 32,000 की मल्टीपल कर दो 609
परसेंट था तो 1 जीरो तो हो जाएगा, और 2 दशमलव घटाएंगे तो 2 जीरो लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचा नीचे, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर दो 69 को, इसको सॉल्व कर दो 609 को, और नीचे 10 है, इसको मैं अब मिटा के अगले पे करता हूँ, ठीक है। 609 609 मल्टीपल में 32 था और मल्टीपल में 10 था, ठीक है। तो 609 32 9 दूनी 18 का 88 लग गया एक, तो ये 6 दूनी 12 ही आएगा। 9 तीस 10 का 87 लगा दो तो 2 ही आएगा, 6 तीन 18 हो गया। तो 8 8 ये 4 9 1 और ये दशमलव, तो 1948.8 ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक लंबी शंकु के आधार का व्यास इतना है और इसकी तिर्यक ऊंचाई इतनी है, लंबी शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु एक शंकु है, ठीक है दोस्तों। एक शंकु है, इसका जो व्यास है 20 है, तो उसकी त्रिज्या कितनी जाएगी 10 हो जाएगी, और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी 10.5 यानी साइलेंट हाइट इसे कहते हैं, ठीक है। लंबे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल ही होता है, तो एच निकालने की जरूरत है नहीं, इसमें एल भी दे रखा है पाई भी दे रखा है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं 10 दे रखी है, एल की वैल्यू कितनी है 105, एक दशमलव हटा के नीचे कर देता हूँ, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 7 पंजे 35, यही ना, 7 एकम 7 7 7 पंजे 35 ना, ठीक है। तो 22 और मल्टीपल 15 गुणा कर दो, इसको कैसे करेंगे, 15 दूनी 30 का जीरो लगा 3, 15 दूनी 30 और 3 33, ऐसे भी कर सकते 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर डी पे लगा और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, एक तंबू 6 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है। देखो कुछ ऐसा है, ये आकृति बनाता हूँ, 1 मिनट कहाँ गया, क्यों नहीं रही, ये तो क्वेश्चन हो गया था, ये भी 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 हो गया था, अभी तो क्या ये रह गया ना, इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। एक तंबू 6 मीटर की ऊंचाई तक है, बेलनाकार और उसके ऊपर शंकु आकार। एक बेलन के ऊपर मान लो कोई ये बेलन है, इसके ऊपर एक शंकु आकार है, ठीक है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि 6 ऊंचाई की बेलनाकार, इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 6 है, ठीक है। और उसके ऊपर शंकु, उसके आधार का व्यास, और इन दोनों का आधार सेम है, ठीक है। इन दोनों का जो आधार है वो सेम है। अगर 90 है तो इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी 45, ठीक है। और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जो इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 28। इसे बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो मतलब कैनवास यानी कि क्षेत्रफल निकाला है इंटायर आकृति का। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और ये एच भी तो होता है इसमें, ठीक है। क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। और उसके बाद शंकु का क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल होता है πr/l, यही होता है। तो इसमें तो हाइट दे रखी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी ना 28, तो इसकी हाइट दे रखा है ये वाली, उसका शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 28 ये वाली दे रखा है। मैं ये वाली वैल्यू निकाल, तो पाइथागोरस परिमेय से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 28 की स्क्वायर कर देंगे पहले, तो 28 की स्क्वायर प्लस में 45 की स्क्वायर, और जो भी आएगा फिर हम जरूर कर देंगे। तो हमारी साइलेंट हाइट्स को कर ले, 8 2 64 का 4 80 लग गया 6, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 38 का 88 लगा 3, 2 दूनी के 4, 4 और 2 दूनी के 4 और 4 और 3 7, ये हो गया। प्लस में इसको करेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये 5 चौक के 20 हो जाएगा। इसको जमा करेंगे हम तो 84 9 0 80 लग गया 1 8 2 2800, इतना इसे सॉल्व करेंगे तो हम कितना जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करना एक, तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका अंडर कर देंगे यहाँ पे हम, अलग से करता हूँ इसको, 28 0 9 5 के जाएगा 25 हो जाएगा, ये 3 बचेगा 0 9 5 5 10, कितनी बार हो जाएगा 3 बार में 3, तो 53 आ गया इसका वर्गमूल। इसका मतलब जो साइलेंट हाइट है कितनी होगी 53 आ गई, ठीक है दोस्तों। अब देखो जो कि इसकी आर सेम है, तो हम इसको में से इसको पहले एक बार रफ करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ इस चीज़ को मैं,
ताकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बने। 53 आ गई दोस्तों, ठीक है। ये तो आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से पाई है आर है, दोनों चीज़ सेम है, तो पाई और आर को ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा 2h प्लस में एल, यही बचेगा, ठीक है। एल की वैल्यू 53 है, एच की वैल्यू कितनी थी, एच की वैल्यू किस कौन से एच की वैल्यू, दोनों की में से नहीं, इस नीचे वाले बेलन का एच का बता रहा हूँ ना, बेलन का एच 6 था, 6 दूनी 12 हो जाएगा प्लस में, और ये आर की वैल्यू कितनी थी 45 थी, और पाई की वैल्यू तो खैर निकालनी नहीं क्योंकि ऑप्शन में पाई पाई भी है, तो पाई को पाई रहने दो, ठीक है। अब इसको जमा कर दो, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 5, ये जगह 6 और मल्टीपल में 45, ये पाई। बस दोस्तों इसको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 45 65 को इसी में रफ करता हूँ पूरा, ये पाई और ये 45 और ये 65 आया था, तो इसको सॉल्व कर दो। 55 का 5 ऐसे लगे, 2 5 31 2 32, 5 चौके 20 का जो लगा 2 6 चौके 24 2 26, तो 5 2 9 2 29 25, 29 25 पाई भी तो था, तो 29 25 पे लगाओ और आगे बढ़ो। अच्छा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हल्का सा, ठीक था, बढ़िया था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 6 अंकों की, 1 मिनट रुको यार, क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना टाइम हो, 36। दोस्तों ये काम कर लेना अपने हम ये इसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने भी राशि जानते हो, मोहन के इतने गुण पर बैठनी, मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई, मोहन कितने नंबर पे, मोहन दूसरे नंबर पे, तो 4/7। कितनी राशि को बांटना है, 14 70 को 7 से काटेंगे, 7 1 0, तो 4 से 4 4 दूनी 8 0 400 880 रुपये, 840 रुपये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन करो, आगे बढ़ो, आसान था क्वेश्चन। ये देखते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को करेंगे हम 2197 होता है ना, 13 की क्यूब 13 की क्यूब 169 होता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 13 की क्यूब 2197 होता है, इसको मैं रफ करता हूँ पहले तो। 13 की जो क्यूब होता है, 13 क्यूब होता है 2197 प्लस का होगा, ये -8 की क्यूब होता है 512, यानी कि माइनस में 512, ठीक है। और इसका करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस में 125, ठीक। तो ये से 25 जोड़ दो तो कितना होगा, 7 3 तो 6 37 को इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0, 9 में से 3 गया 6, और 11 में से 5 गया तो 11 में से 6 गया तो 5, और ये 1 का 1, 1560 आना चाहिए ऑप्शन में, तो अजीब ही रखा है। देखो दोस्तों ऑप्शन में अजीब ही रखा है ना, 1560 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं ना, ये पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि माइनस में है, 2 ऑप्शन बचे। पेपर में कैसे मार्क करेंगे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसमें देखो 2 ऑप्शन है हमारे, तो एक को चेक कर लो, चलो मान के चलो चौथा जो है ना ऑप्शन वो तीसरे नंबर पर और तीसरा ऑप्शन चौथे नंबर पर, तो चौथे को ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीपल करो ना, क्या आएगा 8 3, और इसे करेंगे 8 चौक 32 का 2, हासिल लग गया 3 4 3 12 13 14 14, तो 8 5 और 4 1। ये देखो दोनों अलग आ रहा है ना, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सारे ऑप्शन हम देख लिए, अब इसको सॉल्व नहीं करना, इसको बस क्लिक करो आगे बढ़ो, अदरवाइज सॉल्व भी कर लो, कौन सी बड़ी बात है। 9 चौक 36 का 6, हासिल लग गया 3 4 3 12 13 14 15 15, और 1 0 पीछे का दोनों साइड देखो आ गया इक्वल। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुरेश 24% की वार्षिक ब्याज की दर पर 80% उधार लेता है और रमेश 20% की वार्षिक दर पर कितने रुपये का उधार लेता है, उनके ऋणों के मिश्रण कितने में समान होंगे। मतलब अलग अलग दर से अलग अलग राशि इन्होंने ब्याज पे उधार ली है, और ये पूछ रहा है कि किस समय में दोनों इक्वल हो जाएंगे उनका साधारण ब्याज, तो उनका अमाउंट ऋणों के मिश्रधन पूछा है। तो देखो 80,000 है, 80,000 है ना, हाँ 80,000 है, और इसका जो रेट है कितना है 24% के हिसाब से, ठीक है। टाइम कितना है, मान लो टाइम टी है, और दूसरा जो है कितना ले रखा है 91,000, 91,000 ले रखा है, कितने से 20% के हिसाब से, टाइम कितना है 30 समय, ठीक है। ये दोस्तों तो ब्याज आ गया, लेकिन ये कह रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होगा इसका, 80,000 ही होगा इसका। ये जो है अगर मैं इसमें से, ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें 80,000 और जोड़ेंगे जब भी तो ब्याज होगा, और इसमें 91,000 जोड़ेंगे जब भी तो इसका मिश्रधन होगा, समझ रहे हो। तो ये सारी इंटायर अमाउंट जो है ना ये इक्वल है, ये बोल रखा है, ठीक है। ये प्लस का है, यहाँ पे प्लस होगा, ये इसी इक्वेशन में प्लस होगा, डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड समझ लेना।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, बस हाँ, मैं इसको साफ सुथरा यहाँ लिखता हूँ पहले तो। 1 मिनट, 80,000 80,000 प्लस में 1 मिनट, इसे काट लो पूरा। सूरज 24 की वार्षिक ब्याज की दर से 80,000 रुपये उधार लेता है और रमेश 20। ठीक है, तो इसको करते हैं पहले हम। 80,000 मल्टीपल में 24,000 और ये टी। ठीक है, इज इक्वल टू होगा हमारा ये 91,000 मल्टीपल में 20% की टी। ये दोनों बराबर है, लेकिन कम इसमें 80,000 और जोड़ देंगे क्योंकि ब्याज है, ब्याज में मिश्रित प्रिंसिपल जमा करेंगे तब जाके हमारा ये होगा। और ये प्लस में इसमें 91,000। ठीक है दोस्तों, 80,000 को जब हम उधर ले जाएंगे बराबर के तो कितना हो जाएगा, 11,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा इधर, 80,000 को दोस्तों हमने बराबर के उधर ले गया तो 11,000 आ गया। अब इसको हम काट देंगे 5 से। 5 से काटो चाहे 2 से काटो, 5 से काट देते हैं इसको। ये 5 से कट गया। अब इससे काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 00। ठीक है, पूरा कट गया। तो इधर क्या आ गया, 18,200 टी आ गया हमारा इधर है। और इधर कितना आ जाएगा हमारा, ये काट देंगे इसको हम, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, काट देंगे। 8 चौक 32 का 2 से लग गया 3, 8 दूनी 16, 16 17 18 19, 192। 2 जीरो तो कट गए, 2 जीरो बचे हैं और ये टी। ठीक है, और इधर क्या बचा था, इधर बचा था हमारा 182 की टी, ये बचा था ना। तो बस कुछ नहीं करना, इसको इधर घटा दो, 182 को 200 से टी की वैल्यू निकालनी है हमें बस, और कुछ नहीं करना। 0 1 0 0 0 टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 11 वर्ष लगा दो, आगे बढ़ो। ईजी है, बस थोड़ा सा लंबी लंबी रकम है और कुछ नहीं। ABCD एक सम षष्ठभुज है। षष्ठभुज मतलब सब 6 भुजाएं हैं, एक पैलोगोन है जिसकी सारी भुजाएं 6 हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें समझने वाली बात ये ना, BE की वैल्यू पूछा है, यानी कि B और E, इसका मतलब BC और BD, यानी दो दो भुजाओं की वैल्यू दे रखा है, यानी कि दो भुजाओं की जो वैल्यू दे रखा है, कितनी दे रखा है, 14 दे रखा है। तो एक भुजा की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। और षष्ठभुज और परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का योग होता है। षष्ठभुज में 6 भुजा होती हैं, तो एक भुजा की माप 7 है, तो 6 भुजा कितनी होगी, 6 7 42 होगी। सिंपल। इसमें बस यहाँ घुमाने वाला है बस, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर विस्तार वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निहित किया जाता है। एक वृत्त के अंदर एक वृत्त बनाओ, पहले एक वृत्त बना लो। ठीक है, इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है, अंतर्निहित है। वृत्त का क्षेत्रफल मीटर में ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखो दोस्तों, इसको क्वेश्चन को करेंगे कैसे, पहले तो जो असमबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा दे रखा हुआ है, बाकी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखो, अगर हम वृत्त के, अगर हम समबाहु त्रिभुज के वर्टेक्स अगर परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करें ना, तो इस भुजा को इक्वल भागों में बांटेगा वो, क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, इस वजह से। ठीक है, और ये सेंटर से होके जाएगा, तो ये जो हमारी, मान लो ये AB जो है ये मीडियन का काम कर रही है, AB क्या है, मीडियन है। ठीक है, ये तो 12 ही है पूरी पूरी भुजा। ठीक है, जब सेम भागों में बांटेगा तो नीचे की भुजा 6 आ गई। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला AB की जो माप है वो कितना हो जाएगा, अगर हम इसमें पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो AB की जो स्क्वायर होगा वो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, 144 माइनस में 36। 12 की स्क्वायर 144 होता है, 6 की 136 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 108 आ जाएगा, आ जाएगा 108। तो AB की जो लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 108 हो जाएगी, 108 हो जाएगी AB की लेंथ। ठीक है दोस्तों, हो जाएगी। अब देखो, हमें पता है जो मीडियंस होती है वो 2:1 की रेशियो में बांटती है, 2:1 की रेशियो में बांटती है। ठीक है, तो AB की जो लेंथ है 128 अंडर रूट का है AB की लेंथ। तो हमें ये O सेंटर मान लो, तो हमें A और O की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2:1 की रेशियो में जब बांटती है तो ऊपर वाला हिस्सा 2 है, तो 2 है तो टोटल में से 3 है, मतलब 3 ऐसे करते हैं। और मल्टीपल में AB कितना है, अंडर रूट 108 ये है। तो AO की वैल्यू आ गई, मतलब हमारा त्रिज्या आ गया इतना। AO क्या है, त्रिज्या ही तो है वृत्त की, देखो त्रिज्या ही तो है ये।
तो हमें त्रिज्या तो निकालनी होती है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्या होता है फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है पाई आर की स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू कितनी निकल गई, ए आर ही है, तो इसे दो इतना है तो इसको 2 बार गुणा कर दो, 2/3 मल्टीपल में अंडर रूट में 108 मल्टीपल में 2/3 मल्टीपल में 108। मतलब ये आर है और आर को मैंने 2 बार गुणा कर दिया क्योंकि फॉर्मूले में होता है, और ये पाई का पाई। ठीक है, समझ गए। अब इसको सॉल्व कर दो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 108 ही आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, ये 3 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 से काटेंगे इसको, ये 9 है नीचे, यहाँ पे 9 है। ठीक है, 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18 कट गया, तो 12 चौक 48 पाई। सॉल्व किया तो हमने, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर समझ नहीं आया तो अच्छे से समझना, धीरे वीडियो को रिवाइंड करके तो समझ आएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ये तो आसान है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर को कह रहा है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 होगा, उसके बाद क्या होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 11 होगा, फिर 12, 13 होगा, 14, 15, 16, 17 होगा, 18, 19 होगा, फिर 20, 21, 22, 23 होगा। 10 हो गया कि नहीं, 2 2 4 2 6 2 8, कितने रकम कल तो निकल दिया कहीं, सबका प्लस कर देना। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 और ये 30, 31 प्लस में 31, 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 10 हो गया। और 10 से फिर डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई बहुत बड़ी वो है नहीं, है क्वेश्चन आसान है। वीडियो भी लंबी बन गई, 40 मिनट बची। तो दोस्तों ये प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य इतना ही है, इसको कर लेना। ये क्वेश्चन देखो, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर, आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5/9 में निम्न में से कौन सी बीजक संख्या जोड़ें प्राप्त हो। ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो 5/9 में क्या जोड़ें कि वो आ जाए 11/6 आ जाए। सॉल्व कर लेना, इसको इधर घटा दो, 5/9 तक इसको इधर लिया, 9 गया, तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा, 18 होगा। तो 18 18 छेतियाँ 3 बार में तो 33 हो जाएगा, और माइनस में 9 दूनी यानी कि 10 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारा, आ जाएगा 30/18। फ्रैक्शन में तो 18 कम 18, 18 5 23 होता है। आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन, काटो। 750 प्रतिभागी द्वारा उठाया गया अधिकतम भार दर्ज किया गया और यह पाया गया कि इस बटन का माध्य और माध्यिका दोनों बहुलक से अधिक है। यदि माध्य और माध्यिका क्रमशः इतने और इतने हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक की संभावित मान है। ये क्वेश्चन बस लंबा है लेकिन है इजी। एक फॉर्मूला होता है बहुलक = 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है दोस्तों, ये वाला फॉर्मूले पर रख लो। क्या क्या दे रखा है, यदि माध्य कितने दे रखा है 184, तो 2 मल्टीपल में 184 पुट कर दो वैल्यू, और 3 मल्टीपल में 176 178। ठीक है, तो बहुलक की तो निकालने से सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। तो 8 3 के 24 का 4 हासिल लगा 2, 7 21 22 23 का 3 हासिल लगा 2, 3 और 2 5। सॉल्व करेंगे तो 8 8 2 16 का 6 हासिल लगा 1 2 और 1 3, इसमें से घटा दो, 14 में से 8 के तो 6 बचेगा, 12 में से 6 बचेगा, और ये 4 में से 3 गया तो 1 बचे, 166 लगा, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों को हल करो। इसको हल करना है तो सबसे पहले देखो, इसमें ये इसलिए क्वेश्चन पूछता है ना एग्जामिनर कि बच्चे गलत ना कर दें। इसमें ऑफ में बंदे गलत करेंगे, तो क्या है इसका बोलो। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को, तो ये 6 हो गया, 6 और मल्टीपल में तो 6 नीम 54, तो ये कितना हो गया 54 हो गया, और ये माइनस में ये कितना होगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, और इसे काटेंगे तो एक ही आएगा ना। तो कितना हो गया हमारा ये, इसे उसे 11 माइनस कर देंगे 3 और 4 प्लस का पॉजिटिव यानी 43। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दोस्तों ऑथेंटिक हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, CD ऐसे बनाता हूँ इसको मैं, ये A है, ये B है और ये
क्या है ये समबाहु त्रिभुज, मतलब सारी भुजा बराबर है इसकी, 12 है। और सी डी कोण सी का वो है समद्विभाजक है, यानी कि कोई यहाँ डी है, सी कुल भागों में बांट रहा है। ए बी से डी पर मिलता है, ए बी पर भुजा डी पर मिलता है। और ई सी डी का मध्य बिंदु है, जो ई है सी डी का क्या है, मध्य बिंदु है। यहाँ पे कोई ई है अंदर, ठीक है, इसका मध्य बिंदु है। तो बी ई की लंबाई याद करनी है, बी की लंबाई याद करनी है, इसकी लंबाई याद करनी है हमें, बी ई की लंबाई याद करनी है, ठीक है। इतना है क्वेश्चन, मिला दो दोनों। तो ये लिखा ये रखा भी बराबर होगी, जब ये बराबर तो ये मतलब इस पे जितनी भी भुजा होंगी ना आपस में और सेम पे इसमें मिला दूंगा, सारी बराबरी होंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो 12 है। जब एक ये समद्विभाजित करता है ना एंगलों को, तो ये सेंटर से गुजरता है और इन दोनों को भी समद्विभाजित करता है, 90 पे काटता है। ये 6 हो जाएगा, ये क्योंकि भुजा 12 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है इसकी लेंथ, ठीक है, और इसकी लेंथ हमें पता है ही। और ये मध्य बिंदु है, सी डी क्या है, मध्य बिंदु है। सी और डी क्या है, इसका मध्य बिंदु। यहाँ पे ई है कोई पॉइंट, ये मध्य बिंदु है। मतलब अगर डी सी की जो वैल्यू निकल जाएगी पाइथागोरस परिमेय से, हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √118, 108। सॉल्व कर लेना आप। डी सी की जो वैल्यू है, सी डी की जो वैल्यू आ गई 108 एक ट्रेन भी आ गई। तो सी डी की जो वैल्यू है √108 आ जाएगा पाइथागोरस परिमेय मिला के, ठीक है दोस्तों। और हम अब हमें जब इस डी सी की वैल्यू आ गई तो ई डी की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, इसकी हाफ नहीं हो जाएगी, 108/2 हो जाएगी, ठीक है। हमको यही तो चाहिए था। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 108/2। और डी इसकी वैल्यू है, तो हमें पाइथागोरस पर मिला के ई बी की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो कि हमें यही निकालना ही था। ई बी बोलो या बी ई बोलो, दोनों एक ही, ठीक है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे हम, तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों की स्क्वायर करते हैं। इसकी स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूँ डायरेक्ट, प्लस में 36, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा ई बी की स्क्वायर आ जाएगा ना, यहाँ पे इक्वल कर दो, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो इसको कट जाएगा, 108 हो जाएगा ये, और नीचे कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 36 था ही पहले से। और हमारा क्या हो जाएगा, ई बी लिख देता हूँ और ये अंडर रूट लगा देता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करना था, तो इसे काटेंगे तो 5 और ये 5 और ये 4, फिर 2 से तो 2 और ये 7। तो इसको सॉल्व कर दिया हमने, 27 आ गया। 27 को 6 से 12 13 का 3 हासिल लग गया, 1 3 3 6 63 हो जाएगा ये। तो क्या आएगा हमारा, अंडर रूट में 63 यहाँ लिख देता हूँ। पर इसको और फर्दर सोल्व करेंगे, 3 के पहाड़े से पहले से मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। क्या था, √63 हमारा जो आया था ई बी, जो निकालना था, मैं जो पूछा है, बी ई बोलो चाहे ई बोलो एक ही बात है। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, 63 3 से करेंगे तो 3 दूनी 3 एकम, फिर 3 से करेंगे 3 7। तो क्या होता है, अंडर रूट में इसका जो गुणनखंड हो गया 3 × 3 × 7 हो गया। तो दो में से एक राशि, दो सेम में से एक ले लेते हैं, बाहर ले लेंगे, √7 आ जाएगा। तो आंसर कितना जाएगा हमारा, ये आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये तो HCF LCM है तो कर लेना, 2 को पहले कर लो, ऐसे सिंपल से ही कर लो। एक बार में जाएगा ये 144, तो 6, ये 1 और ये कितना हो गया, 2 में से गया, तो ये 2 बार में जाएगा, आई थिंक मेरे साथ 2 बार में जाएगा। तो कितना जाएगा, ये 8 हो जाता, ये भी 8 हो जाता, और ये 2 हो जाता, ठीक है। 1 मिनट काट ही दो, चलो कट ही है, कोई नहीं। 144 एक 360, 2 बार में, तो 8 8 और 2 हो जाएगा, इसे करेंगे तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, और ये 72 बच गया, और 144 तो 2 बार में चला जाएगा 144। तो इन दोनों का तो HCF आ गया 72। अब जो 72 आएगा 500 इससे करेंगे 72, और ये 504। तो कितनी बार में जाएगा ये आ जाएगा आई थिंक 7 दूनी 14, हाँ 7 से जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 80 लग गया, 1 7 दूनी 50, हाँ 7 से पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब 72 हमारा क्या है, HCF। अगला क्वेश्चन, जूली 18 सेकंड में इतनी मीटर की दूरी तय करती है। 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, 40 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना करेगी, इतना करेगी, यानी कि हमारा आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस दूरी को घंटे में तय करना है, यानी कि हमें इसे 40/18 जो था, इसको हमें करना है मीटर पर सेकंड में करना है। तो 18/5 से कर दो, तो 18 से 18 कैंसिल, 5 से 5 5 दूनी 5 28 आ जाएगा km/h, ठीक है। अगला क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन था। एक वस्तु की बिक्री पर अंकित मूल्य का लाभ इतना % है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50 बढ़ा दिया तो लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो न्याय विपणन क्या कीजिए। देखो
74% को कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? एक वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत चाहे प्रॉफिट प्रतिशत हो, क्रय मूल्य पर करता तो ये हमारा सीपी है, क्रय मूल्य, और प्रॉफिट था तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, यानी कि ये पी हो जाएगा। तो एसपी कितना आ जाएगा हमारा 174। क्लियर? यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दे, वस्तु का क्रय मूल्य 50%, पहले क्रय मूल्य के 100 था, 50% अगर हम इसे इंक्रीज करेंगे तो कितना जाएगा, 150 जाएगा, ठीक है। लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, विक्रय मूल्य जो पहले था अभी भी वही है। तो 150 की चीज़ 174 में जब बेचोगे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, सिंपल लाभ का फॉर्मूला लगा दो, सीपी नीचे, इसमें का डिफरेंस देख लो कितना हो गया, ये डिफरेंस आ जाएगा हमारा 224 आ जाएगा। 100 पे कितना प्रतिशत लाभ होगा, बस प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा हूँ। तो 0 से 0 2 और ये 3 से देखिए 3 अठे 24, फिर 8 दूनी 16, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया हमारा 16% का। समझ गए दोस्तों? अगला क्वेश्चन, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात इतना और उनके लघुत्तम समप्रथम महत्तम समप्रथम का गुणनफल इतना, तो ये क्या है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल और उनके लघुत्तम समप्रथम और महत्तम समप्रथम के योगफल के बराबर होता है, ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो संख्याओं का अनुपात है तो संख्या कितनी जाएगी, 6x मल्टीपल में 5x हो जाएंगी। तो उनका एलसीएम और एचसीएम का गुणनफल कितना रखा है, इतना दे रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो 5 6 की 30 और इसकी स्क्वायर, तो 30 को इधर डाल दो, काट दो 0 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों 15, क्यों, क्योंकि अंडर रूट करेंगे तो दोस्तों 25 का 15 ही होता है। तो एक्स की वैल्यू जब 15 आ गई तो संख्या कौन कौन सी आ गई, 15 6 90, ये वाली संख्या, और दूसरी संख्या 15 पंजे 75, ठीक है। तो क्या पूछा गया था, तो दोनों संख्या का योगफल पूछा था, तो दोनों को जमा कर दो तो 5 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा 165। समझ गए? अगला क्वेश्चन, पारस एक काम का 40% 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। अगर पारस 40%, कोई काम 100% होता है, ठीक है, 8 दिन में कंप्लीट करता है, तो उसका 100%, 1% कितने में करेगा, इतने में, 100% कितने में करेगा, इतने में, 0 से 0 काट दो, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, नहीं 20 दिन में करेगा। मतलब पारस किसी काम को 20 दिन में करता है, ये निकल गया पूरा, ठीक है। और पारस और दीप्ति मिलकर उसी काम का 10% एक दिन में करते हैं, मतलब 10 जो प्रतिशत की जो वैल्यू है एक दिन है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक एक जीरो लगा दो दोनों तरफ, 10 दिन, यानी कि पारस और दीप्ति किसी काम को करने में कितने लगाते हैं, 10 दिन लगाते हैं, दोनों का एलसीएम 20 आएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 मिनट, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको करेंगे 2 आएगा। इसका मतलब ये है पारस और दीप्ति एक दिन में 2 चेयर बना रही हैं, और पारस एक दिन में 1 चेयर बना रहा है, तो दीप्ति एक दिन में कितना बनाएगी, 1 बनाएगी। अगर टोटल काम करना है, एक दिन में 1 चेयर बना रही है, 20 चेयर बना रही है, तो कितने दिन लगेगी, 20 दिन, इसे डिवाइड करोगे तो 20 आंसर। समझ गए? अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर मैं धीरे धीरे अच्छे से समझाऊंगा ना तो वीडियो बन जाएगी लंबी और आप बोर हो जाओगे, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी फास्ट कर रहा हूँ दोस्तों। आई होप तुम समझ रहे हो बातों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने जितने भी एनटीपीसी लेवल 2 में जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स के सारे सॉल्व करवाए हैं, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने लायक थे, कुछ कैलकुलेटिव थे, लेकिन दोस्तों आपको ये देखना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा, नहीं करोगे क्या मतलब करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप डी जो एग्ज़ाम है वो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं तो ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं, इसलिए हार्ड वर्क करो और इन क्वेश्चन को अवश्य से देखो और खुद भी प्रैक्टिस करो, और कोई क्वेश्चन ना समझा तो कमेंट में ज़रूर उसको टाइप करना दोस्तों, और सपोर्ट करना प्लीज़ दोस्तों। चलो ठीक है, मैं इस वीडियो को सेशन को ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।